CGL 2018, CHSL 2017-17, NVS नॉन टीचिंग, RRB JEIT, दिल्ली हाई कोर्ट, हरियाणा टेट HTET TGT, DSSB TGT, DDA असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 10 5400 ग्रेड पे, ये सारे एग्ज़ाम्स निखिल ने क्लियर किए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक जॉब करते करते सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए इन्होंने। तो आज जानेंगे कि भैया ऐसा खा के पढ़ाई करते हो आप, कैसे पढ़ते हो, क्या डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हो, कौन सी वो चीज़ें थी कि आप इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाल लेते हो और मतलब एक एग्ज़ाम निकालने में हालत ख़राब हो जाती है। तो समझेंगे वो सारी चीज़ें, जानेंगे इनकी पूरी जर्नी इस स्टोरी में। एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे इन्होंने तैयारी की उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इनको सीजीएल के थ्रू पोस्ट मिली है AFHQ में आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, उसको नहीं ज्वाइन कर रही है। इन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट ज्वाइन की है। तो जानते हैं सबसे पहले कि आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी? सर मेरी ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट हुई थी। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी सर 3 कंपनीज़ में। तो मैंने इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील की, उसमें ज्वाइन किया था 2016 में। तो उसमें अराउंड काफ़ी उसमें काम किया। कितने टाइम काम किया? अराउंड 2.5 ईयर्स उसमें काम किया सर। ठीक है। फिर उसके साथ साथ जब पहले तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब का कुछ ऐसा आइडिया था नहीं सर कि ये SSC CGL वगैरह देना। बट फिर देखा अपने मेरे पीयर्स और जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं और कुछ सीनियर्स का पता चला किसी का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इनका ITA पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, किसी का कोई MBA में सिलेक्शन हुआ है, तो उससे थोड़ा हुआ। और फिर पेरेंट्स का इंक्लिनेशन भी थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में था। तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, मतलब बैकग्राउंड क्या है? तो क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ, मेरे फादर SBI में है, अभी एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं। और मेरी मदर हाउसवाइफ है, होम मेकर है। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंडफादर भी गवर्नमेंट सेक्टर में थे। तो पेरेंट्स का थोड़ा रहा है इंक्लिनेशन शुरू से ही। तो बट मैंने फिर भी पहले मेरा यही डिसाइड था कॉलेज तक कि मैं पहले कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं, मैं IT सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम करूँगा। तो बट फिर बाद में ये हुआ कि काम करते करते और सबके साथ जैसे फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहा हूँ, उसके साथ फिर मैंने भी इसका CGL के लिए थोड़ा स्टार्ट किया। तो CGL जब 16 आया था तब तो उस टाइम पे मैं एलिजिबल था नहीं सर, क्योंकि उस टाइम पे इनके एक रिजल्ट लेट आया था। रिजल्ट लेट आया था, तो उस वजह से। हाँ, तो CGL उस टाइम आप एलिजिबल थे नहीं। हाँ, तो फिर आपने अगला CGL तैयारी की? नहीं, अभी फिर 18 वाला को अच्छे से दिया। 18 वाले की तैयारी हाँ, की। 18 वाले की पूरी तैयारी मतलब कैसे की आपने, क्या था पूरा, कितना साल आपने तैयारी की? तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो सर वो कैलकुलेट करके बताना थोड़ा टफ है कि कितना टाइम हो, क्योंकि हाँ 1 साल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है सर, CGL 18 जैसे SSC का पता ही है, काफ़ी थोड़ा स्लो ऑर्गेनाइजेशन और बीच में डिले काफ़ी आता रहा। देखिए ऐसी बातें आप कभी भी माइक पे मत, मतलब कैमरा के सामने मत किया करिए, ठीक है? SSC इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा बोलिए, क्या कहा था आपने? SSC इज़ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो डिलेज वगैरह है, तो फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट तो मतलब ये था CGL 18 को रखते हुए स्टार्ट किया प्रिपरेशन की, SSA में प्रिपरेशन करूँगा, एक टाइमलाइन अपना एक शेड्यूल बनाया। बट जैसे थोड़ा सा डिले आया तो मैंने फिर सोचा कि इतना डिले हो रहा है तो दूसरे सेक्टर अपने IT सेक्टर उनके एग्ज़ाम्स पे भी थोड़ा फोकस करता हूँ। तो जैसे IT के एग्ज़ाम्स जैसे कुछ आने लगे, तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम जो IT सेक्टर में दिया तो वो AAI JEIT का, तो उस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें JEIT की पोस्ट थी सर, जिसका नोटिफिकेशन में लिखा था 11 लाख CTC है। तो उसका सितंबर 19 में, तो मतलब 11 लाख की नौकरी देख के आप पिघले पहली बार गवर्नमेंट। हाँ, तो थोड़ा हाँ, ये भी थोड़ा इंटाइसिंग हो गया, फैक्टर हो गया कि एक अच्छा पैकेज भी दे रहा और वो एक प्रोफाइल की एयरपोर्ट पे काम करना, ये सब थोड़ा अच्छा लगा कि, और IT सेक्टर में ही अपनी फील्ड में, मतलब जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया उसी में आगे कर सकूं, तो थोड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू किया फिर। हाँ, तो फिर उसका अराउंड 6 मंथ्स 3-4 महीने पहले ही उसका जब जैसे नोटिफिकेशन है उसके बाद ही मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और उसका फिर जैसे एग्ज़ाम वगैरह हो गया, फिर उसका जब रिजल्ट आया तो लास्ट जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में, तो हाँ 2 नंबर से मैं रह गया था। फाइनल कट ऑफ 90 गई थी और मेरे हाँ कितने थे? 88 मेरा स्कोर था। इसके बाद अगला एग्ज़ाम कौन सा था? इसके बाद ऐसे बीच में जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसका एग्ज़ाम आया, जैसे इसका हो गया FSSAI, ऐसे बीच में मैं कई एग्ज़ाम्स भरता रहा। तो कुछ में हुआ, कुछ में नहीं। अब फिर जैसे मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भरा, तो उससे मैंने फिर कॉर्पोरेट से यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट स्विच किया।
मतलब आपकी पहली नौकरी जो सरकारी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में थी। उससे पहले हुआ बट मैं उसमें गया नहीं, जैसे CGL 17 के थ्रू भी मिला था बट उसमें फिर मैं गया ही नहीं, क्योंकि उसके पैरेलली मेरे आसपास मतलब ये था कि दूसरे एग्जाम्स भी हो गए, मेरे को पता चल गया, तो मैंने कहा इतनी दूर उसमें जाऊंगा फिर वहाँ से करूँगा, तो इससे बढ़िया भी हाई कोर्ट, और क्योंकि मेरा घर भी दिल्ली के पास ही है तो वो भी पेरेंट्स का यही था कि घर के पास भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो उसी को प्रेफर किया जाए। तो CHSL में इसलिए नहीं गया है ना? तो RRB JEIT भी हुआ था सर, RRB JEIT जो 4200 ग्रेड पे वाली जॉब है, उसमें सिर्फ मुंबई के लिए पोस्टिंग आई थी IT सेक्टर वालों के लिए, तो बट मुंबई में वही पता है एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं और अकेले मैनेज करना वो है, तो फिर मैंने वहाँ पर गया नहीं, मैं हाई कोर्ट ही कंटिन्यू किया। आपने हाई कोर्ट कंटिन्यू किया, तो पहली सरकारी नौकरी जो आपकी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट में थी, उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरी नौकरी है सरकारी अभी जिसमें आप कार्यरत हैं? हाँ, अभी ये जो DDA है जिसमें करंटली वर्किंग हूँ, हाँ ये सेकंड है, बट हाँ इन दौरान बीच में काफ़ी एग्जाम्स हुए, बट वही है जैसे CGL 18 के थ्रू भी AFHQ मिला बट उसकी ज्वाइनिंग लेट आई, नहीं तो वैसे एग्ज़ाम इसका बहुत पहले हो गया था बट रिजल्ट लेट आया, उससे पहले मेरा DDA में हो गया तो मैंने अभी DDA ज्वाइन कर लिया। तो CGL 18 में आपको भाई AFHQ मिल गया है ना? हाँ जी, आर्म्ड फोर्सेस का। हाँ जी। ठीक है, और बीच में आपने CPO आपने 2 बार दिया, दोनों बार आपने फिजिकल नहीं दिया, ये क्या बात है? मतलब ये तो गलत बात है। तो सर फर्स्ट टाइम जैसे CPO हुआ था तब तो ये था कि पहले प्रीलिम्स हो गया, फिर उसके बाद मेंस भी हो गया, जिसमें मेंस में जैसे कहते हैं कि 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है, तो वो फिजिकल का आया भी अमृतसर साइड कुछ था, और तब मैं शायद अपने कॉर्पोरेट में थोड़ा सा बिजी भी था, और मेरे को ये था कि ये फील्ड वाली जॉब, इस तरह की जॉब मेरी पर्सनैलिटी को सूट मेरे को नहीं करेगी। वैसे नो डाउट बहुत अच्छी जॉब है, इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट मिलती है, बट मेरे को ये था कि आगे मेरे को भी प्रिपरेशन करनी है और इस पर सेटल डाउन नहीं होना, तो इसलिए मैंने उस फर्स्ट टाइम तो गया नहीं। और सेकेंड टाइम इनका ये था सर कि पैटर्न ही चेंज हो गया कि पहले फिजिकल लिया इन्होंने और फिर उसके बाद मेंस किया, तो फिर मैंने बस प्रीलिम्स का क्लियर करके वो काफ़ी अच्छे 30-40 नंबर ज़्यादा कट ऑफ से थे, उसके बाद फिर मैंने बट फिर फिजिकल देने गया ही नहीं था सर। तो क्या आपने कहा एक बात कि नो डाउट बहुत अच्छी नौकरी देती है ये, क्या ही अच्छी नौकरी देगी यार? अभी आप डिप्टी डायरेक्टर हो 5400 ग्रेड पे, सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर हो 5400 ग्रेड पे है ना, गेस्टेड ऑफिसर हो आप, तो इससे अच्छी तो CGL भी आपको नहीं दे सकती है ना। खैर, तो ये थी आपकी CPO की कहानी है ना। इसके अलावा आपका मुंबई इसलिए नहीं गए कि बहुत दूर था, एक्सपेंसिव था, ठीक। हरियाणा TT भी आपने क्लियर किया, उसका क्या अभी स्टेटस है? उसके सर अभी PGT, इसमें क्या होता है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है तो इसमें B.Ed वगैरह की वो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो HTET PGT का एग्ज़ाम होता है कि हरियाणा में, क्योंकि मैं वैसे बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ जो कि हरियाणा में ही है, तो ये था कि इन केस कुछ नहीं होता तो एक आगे प्रिपरेशन के लिए अगर मेरे को कोई हायर लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो ये टीचिंग वाला अगर इस सेक्टर में जाता हूँ तो उसमें मेरे को टाइम मिल जाएगा, तो ये एग्ज़ाम दिया था, तो PGT वाला ये फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया था, HTET PGT वाला। HTET PGT पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था। उसके बाद अगर कभी भी कंप्यूटर साइंस के लिए वो आती है तो मैं एलिजिबल हूँ, तो ये एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हरियाणा। तो मतलब आगे भी आप इससे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, उनमें जॉब्स ले सकते हैं? तो ये बेसिकली सर इससे आप 11th और 12th क्लास को पढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये उस डायरेक्शन में एग्ज़ाम है ये। तो ये सिर्फ एलिजिबिलिटी निर्धारित करती है? हाँ, एलिजिबिलिटी, और इसके बाद कभी भी अगर हरियाणा गवर्नमेंट कभी भी वो इसके बेस पे PGT का एग्ज़ाम निकालती है तो उनके लिए HTET मैंडेटरी होता है, तो वो 7 ईयर्स तक वैलिडिटी होती है, तो मेरा अब एक बार क्लियर हो गया तो मैं 7 ईयर्स तक है, बट अब नो डाउट मैं आगे फ्यूचर में अब इसमें वैसे जाऊँगा नहीं, क्योंकि अब ऑलरेडी अच्छी जॉब पे आ गया। तो अगर आपको 7 साल में, जैसे मतलब कोई भी बच्चा हो जिसने HTET क्लियर किया है, तो कभी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा, ऐसा है? वो एलिजिबल है? एलिजिबल है, बिल्कुल। ठीक। और DSSB जो आपने दिया था TGT, उसकी क्या स्टोरी है अभी? तो सर ये तो जब मैं हाई कोर्ट में काम कर रहा था तो हाई कोर्ट में काफ़ी फ्रेंड्स ने अब ये DSSB TGT की आगे फ्यूचर में UPSC प्रिपरेशन के लिए, तो टीचिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है सर, तो उसमें आप आगे फर्दर अगर आपको कुछ मास्टर्स वगैरह करनी है तो उस डायरेक्शन में भी आप सोच सकते हो। तो हमने TGT का एग्ज़ाम भरा था मैंने, तो मेरे हाई कोर्ट के फ्रेंड्स में भी उनमें भी कईयों का हुआ है, बट मतलब अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो बट कट ऑफ का और एक्सपेक्टेड जो होता है ना, जो सर एनालिसिस करके आप बता देते कि इतनी कट ऑफ गई है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे कट ऑफ से काफ़ी मार्जिनली काफ़ी अच्छे नंबर ऊपर हैं, तो नो डाउट उसमें हो जाएगा। तो उसमें भी हो जाएगा? हाँ, तो हो जाएगा, तो बट हाँ उसमें ज्वाइन नहीं करना ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से अब तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम बचता है आपके लिए, UPSC। अब आपको और कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, ये बच्चों के साथ चीटिंग है, क्या कहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं सर, अब और कोई एग्ज़ाम नहीं हो बिसाइड्स UPSC। ठीक है, पक्का प्रॉमिस है ये? हाँ सर बिल्कुल।
अच्छा, मतलब मैं अभी प्रिपरेशन के लिए एक बिल्कुल अलग वीडियो बात करूँगी, बस मैं आपको एक मोटिवेशन देने का इसका मतलब ये वीडियो बनाने का था कि यार अगर आप एक बार मेहनत करेंगे, ढंग से मेहनत 1 साल 2 साल सारे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके करते हैं, तो उसका जब एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे तो ढेर सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगेंगे। फिर आपको ये लगेगा कि एग्ज़ाम क्रैकिंग एग्ज़ाम इज़ लाइक हलवा, ठीक है। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक देखिए आपको हरियाणा टेट भी देना पड़ता है कि यार बैकअप बनाने के लिए, है ना। बिल्कुल ठीक सर, कह रहा हूँ। बिल्कुल वही जैसे आप कह रहे हो सर, एक एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे ना तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और उससे आपका एक मोमेंटम आ जाएगा कि आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो आप उससे रिलेटेड और एग्ज़ाम से अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे और देने जाओगे, एक एग्ज़ाम देने का पॉइंट भी यही है कि आपको एक जो मॉक टेस्ट में जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो टोटली डिफरेंट होता है। आप एक एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके दोगे तो आपका एक्सपीरियंस एक हर एग्ज़ाम आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग देगा। तो आप ये देखिए मेरे हिसाब से तो कि अगर आप एक एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, जैसे अगर आप एसएससी पे फोकस करें या बैंकिंग पे, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स वो भरिए जिसमें आपका 50 to 70% सिलेबस आपका ओवरलैप हो रहा हो, ताकि आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ही टोटली न्यू है। जैसे अब बैंकिंग वाले अब कहें कि डायरेक्ट मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ तो दो नाव पे पैर, हाँ, तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बट अगर हाँ आपका ऐसा है कि एसएससी आप कर रहे हो तो CHSL CPO और उससे रिलेटेड जैसे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं जिसमें आपका 50 to 70% सिलेबस आपका सेम आ रहा है, तो आप स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो और आपको देना भी चाहिए था, आपको एक नया एक्सपोजर मिलेगा। ओके, बाकी कोई एक लर्निंग मतलब जो आपको लगा हो जो सक्सेस में बहुत बड़ा फैक्टर रही हो आपके, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, कोई एक चीज़ जो आपने बड़ी स्टिक होके की हो जिसकी वजह से आपको ये सारी सक्सेस मिली? क्योंकि एक चीज़ तो है कि आप IIT भी नहीं गए, एटलीस्ट आपको IIT जाना चाहिए था बीटेक करने, ठीक है। तो यू आर वेरी ब्रिलियंट बट इनिशियली यू डिडंट पुश्ड योरसेल्फ दैट मच, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन हाँ, बाद में आपने मेहनत की, तो वो क्या चीज़ें थी जो आपने पिक की जिसने ये सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद की? कोई एक चीज़ रही हो? सर मुझे ये लगता है कि आप कभी भी, हर एक कैंडिडेट में, हर एक एस्पिरेंट में पोटेंशियल होता है, आपको बस 1-2 साल अच्छे से एफर्ट डालना होता है। आप चाहे 10th के बाद अगर 11th-12th में डाल दोगे तो आप अच्छे कॉलेजेस, IIT बिट्स, पिलानी, NITs में चले जाओगे। तो मेरा डिसेंट कॉलेज था, मतलब बेस्ट कॉलेज भी नहीं था बट डिसेंट कॉलेज था, मैं पहुंच गया। बट उस टाइम पे शायद मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला होगा शायद। बट उसके बाद फिर जैसे फिर आप कॉलेज में या तो बहुत अच्छा एफर्ट डालो आप, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर कहीं CAT, GMAT, ये गेट इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लो, या गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए उस टाइम पे प्रिपरेशन कर लो। आप 6 months to 12 months या 1.5 year अगर आप प्रिपरेशन अच्छे कर लो तो आप अपना करियर बहुत अच्छे लेवल तक प्रोग्रेस कर सकते हो। तो आपको लाइफ में 1 या 2 बार तो अच्छे से मेहनत करके, आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर आप कर लोगे तो आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी करियर में। तो बस यही है कि 1.5 साल 2 साल लगे रहना है आपको। 3 महीने में कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती, 15 मिनट सिर्फ मैगी बनती है, ठीक है। और वो कुछ कहती 2 मिनट में, बट उसको भी बनने में 10 मिनट लग जाते हैं मैगी को। वो भी 2 मिनट बस ऐड के लिए है, हाँ। लगा देती है टाइम 10 मिनट, ठीक है। तो एक टाइम देना पड़ेगा आपको, डिवोट होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे आपके करियर का सवाल है, कोई 10 दिन की बात नहीं है। आप अगले रिटायरमेंट तक का अपना पूरा लाइवलीहुड प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। क्या कहते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, एक स्ट्रेटजी की डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। राइट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।